अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज हम आपको बताएंगे कि एनएलपी का आगाज़ कहां से हुआ, किसने किया, किसको देख के किया। लगभग 1970 की दिहाई में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा क्रूज़ के अंदर एक स्टूडेंट पढ़ा करता था जिसका नाम था रिचर्ड बैंडलर। 22 साल का ये तालिब इल्म इंफॉर्मेशन एंड साइंस और मैथमेटिक्स का जो है वो स्टूडेंट था। अपनी पढ़ाई के अखराजात मुकम्मल करने के लिए पार्ट टाइम ये शख्स जो है वो एक पब्लिकेशन इदारे में काम किया करता था। ये पब्लिकेशन इदारा उस वक्त का एक माहिर नफ्सियात जिसका नाम था फ्रिट्ज़ पर्ल्स, उसकी किताबें पब्लिश करता था। रिचर्ड बैंडलर को काम मिला कि आपने इनकी किताबों की प्रूफ रीडिंग करनी है। जब रिचर्ड बैंडलर ने प्रूफ रीडिंग के दौरान इंसानी नफ्सियात का मुताला किया तो उसका इंटरेस्ट जो है वो इंसानी नफ्सियात की तरफ आने लगा और यूँ जो है वो रिचर्ड बैंडलर ने कहा कि मैं फ्रिट्ज़ पर्ल्स के जो है वो जो सेमिनार्स उस वक्त किया करता था यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ जाना शुरू किया और देखना शुरू किया कि फ्रिट्ज़ पर्ल्स आखिर ऐसा करता क्या है। फ्रिट्ज़ पर्ल्स इतना बड़ा थेरेपिस्ट था, इसको जादूगर कहा जाता था। जो लोग कई सेशंस के बाद दूसरे थेरेपिस्ट से ठीक नहीं होते थे वो इनको 1-2 सेशंस के अंदर ठीक कर दिया करता था। इस तरह का जादूगर इंसान जो है वो इसको कहा जाता था। रिचर्ड बैंडलर ने क्या किया, इसको बहुत बारीकी से मॉनिटर करना शुरू किया कि ये करता क्या है, किस तरह से बात करता है, किस तरह से अपने क्लाइंट से ये कम्युनिकेशन का इसका स्टाइल होता है, आवाज़ में उतार चढ़ाव किस तरह से होता है, खड़ा किस तरह से होता है, इसके चेहरे के तासुरात क्या होते हैं। हर चीज़ को ये क्या करता गया, उसको क्लोज़ली मॉनिटर करता गया। अच्छा, फिर साथ साथ इसने एक और काम किया कि इसने कहा कि जो फ्रिट्ज़ पर्ल्स कर रहा है क्यों ना मैं इसे ट्राई करता हूँ, मैं भी लोगों के साथ ये काम करना शुरू कर देता हूँ। रिचर्ड बैंडलर ने उसी को मिमिकिंग करके, यानी उसी उतार चढ़ाव, उसी लबो लहजे को, उसी तरीक़ेकार को अप्लाई करना शुरू किया दूसरे लोगों पर। और हैरानगी की बात ये थी कि इस वक्त फ्रिट्ज़ पर्ल्स को तकरीबन 40 साल का अरसा गुज़र चुका था, यानी 40 साल का तजर्बा था फ्रिट्ज़ पर्ल्स का, जो कि रिचर्ड बैंडलर ने मॉडल किया और उसके बाद 3 माह के अंदर वही नताइज पैदा करना शुरू कर दिए जो फ्रिट्ज़ पर्ल्स किया करता था। यानी रिचर्ड बैंडलर के क्लाइंट्स भी उसी तरह से ट्रीट होने लगे। ना सिर्फ ये, बल्कि रिचर्ड ने क्या एक और काम किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा क्रूज़ के अंदर सेमिनार्स करना स्टार्ट कर दिए और ये दावा कर दिया कि मैं किसी भी शख्स को मॉडल कर सकता हूँ। वो इस तरह के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करता, वहाँ क्लाइंट्स को जो है वो ठीक करता, लोगों को मॉडल करता और अपनी बात को साबित भी करता। यहाँ इन सेमिनार्स के अंदर रिचर्ड की मुलाकात हुई एक और शख्स से जिसका नाम था जॉन ग्रिंडर। जॉन ग्रिंडर ने रिचर्ड के सेमिनार्स को देखा, जॉन ग्रिंडर का भी इंटरेस्ट इसके अंदर बढ़ा और फिर इन दोनों ने, यानी रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम उस वक्त के जो कामयाब तरीन थेरेपिस्ट हैं, कामयाब तरीन नफ्सियात दान हैं, इन लोगों को मॉडल करेंगे और ये चेक करेंगे कि इनकी कामयाबी के क्या राज हैं, क्या वो ऐसा करते हैं कि इतने आउटस्टैंडिंग उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। और यूँ उन्होंने सबसे पहले जिस लेडी को सेलेक्ट किया मॉडलिंग के लिए, मॉडल करने के लिए, मॉडलिंग ये वो वाली मॉडलिंग नहीं है कि वो कैसे काम करती हैं, उसका नाम था वर्जीना सैटर। वर्जीना सैटर एक फैमिली थेरेपिस्ट थी और इसका एक ख़ास अंदाज़ था जिसके ज़रिए वो अपने क्लाइंट्स को डील किया करती थी। जो भी उसके पास जो है वो क्लाइंट आता, वो उनसे इस तरह के सवालात करती। मिसाल के तौर पर अगर कोई आता और उसके पास और कहता है कि जो है फ़लाँ शख्स जो है वो मुझे नौकरी से निकलवाना चाहता है, इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया, तो वो क्या करती, वो उससे सवाल करती कि हाउ डू यू एग्जैक्टली नो कि वो तुम्हें जो है वो नौकरी से निकलवाना चाहता है। वो कहता है कि वो मुझे ऐसे पता चला कि जब मैं गया तो उसने आज मुझे जो है वो बॉस से डांट जो है वो पिलवा दी। तो वर्जीना मज़ीद सवाल करती
कि हाउ डू यू एग्जैक्टली नो कि वो जो डांट पिलवाई थी वो इसलिए पिलवाई थी कि वो नौकरी से निकलवाना चाहता है। हो सकता है उसका मूड ख़राब हो, वो घर से लड़के आया हो और इसलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ हो तो तुम्हारी डांट पड़वा दी। तो इस तरह से वो क्या करती, सवालात करती जाती और इन डेप्थ जाती और इन द एंड सामने जो क्लाइंट था होता उसका, वो ये समझ जाता कि ये मेरा वहम है या ये मेरे अपने जहन की पैदा करदा चीज़ है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं। इस तरह का जो कम्युनिकेशन पैटर्न था वर्जीनिया सैटर का, इसको बहुत क्लोजली जो है वो मॉडल किया रिचर्ड बेंडर और जॉन ग्रिंडर ने, और इस नतीजे पर पहुँचे कि जो इस रवाबित का ये जो निज़ाम था, इस निज़ाम को उन्होंने एक नाम दिया जिसको कहते हैं NLP के अंदर मेटा मॉडलिंग। मेटा मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि इंसान, हमारे दिमाग के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशन हम तक आती है उसमें हम डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रते हैं। ये सारा प्रोसेस हम आगे चल के NLP में डिस्कस करने वाले हैं। ये उन्होंने जो है वो उस वक्त वर्जीनिया सैटर को मॉडल करके जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि हमारा माइंड किस तरह से डिलीट करता है चीज़ों को, जनरलाइज करता है और डिस्टॉर्ट करता है। और उसके बाद उन्होंने यानी रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्रिंडर ने किताब लिखी जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये वर्जीनिया सैटर को मॉडल करने के बाद उन्होंने ये किताब लिखी थी। वर्जीनिया सैटर के बाद उन्होंने जिस दूसरे थेरेपिस्ट को मॉडल किया उसका नाम था मिल्टन H. एरिक्सन। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट इन द वर्ल्ड। ये इतना बड़ा थेरेपिस्ट था, ये भी एक तरह का जादूगर था इसके पास भी, लेकिन इसमें और वर्जीनिया सैटर में बड़ा फ़र्क था। इतना फ़र्क था कि इंटायरली ऑपोजिट जो है वो दोनों के तरीक़ेकार थे, लेकिन रिज़ल्ट दोनों के सेम हुआ करते थे। मिल्टन एरिक्सन तकरीबन उसने 60 साल के अपने करियर के अंदर 30,000 क्लाइंट्स जो है वो ठीक किए, लगभग 30,000 क्लाइंट्स उसने, इतना बड़ा जो है ये थेरेपिस्ट था। इसके नाम के ऊपर बाकायदा हिप्नोसिस की एक ब्रांच है जिसको एरिक्सोनियन हिप्नोसिस कहा जाता है। चूँकि मिल्टन एरिक्सन जो है वो 100 से ज़्यादा किताबें लिख चुका था और एक कहानीकार था, यानी लोगों को कहानी के अंदर वो ट्रीट कर दिया करता था। उसका तरीक़ेकार वर्जीनिया सैटर की तरह नहीं था कि वो सवाल पे सवाल करती थी और इन डेप्थ लेके जाती थी और फिर ट्रीट करती थी। ये क्या करता था, लोगों से कहानियाँ जो है वो सुनाता जाता और जो है वो लोग ट्रीट हो जाते। तो रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्रिंडर ने इसको जब मॉडल किया तो पता चला कि ये कहानी में लोगों को हिप्नोटाइज़ करता है और उनके लाशऊर से कनेक्ट होकर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। यानी गुफ्तगू का एक ख़ास उसका अंदाज़ था जिससे वो जिस अंदाज से फिर मज़ीद आगे उनको पता चला कि ये जो कहानियाँ सुनाता है ये ऐसे ही कोई कहानी नहीं है कि कोई भी सुनाना शुरू कर दे। कहानी के दौरान उसका जो गुफ्तगू का अंदाज़ था उसके कुछ पैटर्न्स थे कि कहानी को स्टार्ट कैसे करना है, कौन सी बात को कब कहना है। एक ख़ास पैटर्न से जब वो कहानी सुनाता और उसको ट्रीट करता तो फिर इन दोनों ने मिलकर, रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्रिंडर ने मिलकर एक और किताब लिखी, यानी 2 और किताब, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, जिसको कहते हैं पैटर्न ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक ऑफ मिल्टन H. एरिक्सन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। यानी इसमें वो तमाम तर पैटर्न्स जो है वो उन्होंने कवर किए कि जो मिल्टन एरिक्सन जो है वो इस्तेमाल किया करता था गुफ्तगू के दौरान, जिससे वो सुन के लोग हिप्नोटाइज हो जाया करते थे। यूँ ये 4 किताबें, 2 किताबें जो वर्जीनिया सैटर को मॉडल करके लिखी और 2 किताबें जो मिल्टन H. एरिक्सन को मॉडल करके लिखी, ये 4 किताबें NLP की बुनियाद बनी। यहाँ पर एक जो बात हैरानकुन थी रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्रिंडर के लिए कि दोनों जो थेरेपिस्ट हैं वर्जीनिया सैटर और मिल्टन H. एरिक्सन, इन दोनों का तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट है। यानी एक शुमाल की तरफ उसका जो है रुख है, दूसरा जो है वो जुनूब की तरफ है, लेकिन ऐसा इन दोनों में क्या है कि इनके नताइज एक जैसे हो जाते हैं। एक शख्स
अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक शख्स अलग डायरेक्शन में जा रहा है, अचानक वो दोनों मिल जाते हैं। कुछ तो ऐसा है इन दोनों में जो सिमिलर रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगरचे दोनों का तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट है। जब इसके ऊपर इन दोनों ने तहकीक करना शुरू की कि इनमें कॉमन क्या है, वो कॉमन चीज़ें जो इन दोनों से निकली उनको निकाल कर एक और चीज़ वजूद में आई जिसको NLP का नाम दिया गया, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स फ्रॉम वर्जीनिया सैटर एंड मिल्टन एच एरिक्सन, जो उन दोनों में कॉमन थे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप हमसे जुड़े रहें, हम NLP के ऊपर मज़ीद इस तरह के मालूमाती लेक्चर्स और टेक्निक्स आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।